अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब MHA-TET, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। गाइज आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो MHA-TET का मराठी विषय का जो पेपर था, जो साल 2021 में 21 नवंबर 2021 को जो हुआ था। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि 21 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसी को जो तो हम लोग आज डिटेल में जो तो मैं सॉल्व करने वाला हूँ। सारी की सारी चीज़ें आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहें। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। वेलकम है गाइस। सबसे पहले तो आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस इस चैनल पर जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, लिंक को आगे अपने दोस्तों तक दबाकर शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई सवाल, कोई क्यूरी है तो चैट बॉक्स में आप लोग जो है तो लिख सकते हो। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो ही पूरा देखिए, अगर पसंद ना आए या कहीं पर कोई कसक रह गई तो आप लोग वहाँ से वीडियो को छोड़ दें। पूरा वीडियो आप लोगों को मेमोराइज कराने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से और तवज्जो से आप लोग जो है तो पूरा वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। देखिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मराठी विषय का 2021 का पेपर जो तो देखने वाले हैं मराठी का। ठीक, आइए सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है अच्छा हाँ, इसमें एक बात मैं आप लोग को बतला दूं कि इसमें मैंने जो व्याकरण के पॉइंट्स थे वो व्याकरण के पॉइंट को ही जो तो मैंने लिया हूँ। जो गद्य और पद्य यानी कि जो पैराग्राफ के ऊपर जो पैसेजेस के ऊपर जो क्वेश्चंस थे उसको जो तो मैंने ड्रॉप आउट कर दिया हो, इसलिए बीच में सीक्वेंस जो तो काट दी गई है। एक और बात छोटी सी कि यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पेपर जो लिया गया है वो मुबीन सर के ब्लॉग से लिया गया है, तो हम लोग मुबीन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सर ने जो तो हम लोग को क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया। आगे देख लीजिए। पहला सवाल है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 35 कि केशव सूत या टोपण नावाने लेखन करणाऱ्या साहित्यकाचे नाव काय। मतलब कि केशव सूत से जो शायर लिखता है उनका नाम क्या है। पहला है प्र के अत्रे, दूसरा है क्रू के दामले, तीसरा है राग गडकरी और चौथा है V शिरवाड़कर। तो याद रखिए केशव सूत के नाम से जो शायर मशहूर है या जो लिखते हैं वो है क्रू के दामले। इनका नाम पूरा है कृष्णा केशव दामले, कृष्णा केशव दामले। तो 35 का जवाब सही हुआ दूसरा। ठीक, देखिए सेकंड मतलब कि 35 पुढील वाक्यातील कोणते विरामचिन्ह असायला हवे, यानी नीचे दिए गए जुमले में कौन सा विराम चिन्ह जो है तो आएगा। वाक्य कहा गया है ताई म्हणाली आज अजिंक्य किती छान बोलला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार विराम चिन्ह है। पहला है प्रश्न एक मिनट रुकेंगे, पेन ले लेता हूँ। पहला है प्रश्न चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है अर्ध विराम, चौथा है द्विवेरी अवतरण चिन्ह। याद रखो गाइस, ये द्विवेरी अवतरण चिन्ह जो तो यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ताई मनालिस जब हम किसी के अल्फाज को एज इट इज़ कॉपी करने के लिए जब कहते हैं तो वहाँ पर जो शख्स ने जो जुमले कहे थे उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको मराठी में द्विवेरी अवतरण चिन्ह का जो तो उपयोग किया जाता है। प्रश्न चिन्ह जिसके अंत में क्वेश्चन या जिस वाक्य में क्वेश्चन पूछा गया हो वो उसके लिए जो तो इस्तेमाल होता है। पूर्ण विराम जहाँ पर एक वाक्य ख़त्म हो वहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसे अर्ध विराम कहते हैं। अर्ध विराम कहते हैं कि दो छोटे छोटे वाक्यों को जब हम लोग किंतु, परंतु, आनी इससे ना जोड़ते हुए हम लोग जो तो इससे जोड़ सकते हैं। और ये जब होता है तो किसी शख्स के कहे हुए जुमलों को जो है तो एज इट इज़ कॉपी करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग जो तो ये सेंटेंस को ये विराम चिन्ह का यूज़ जो तो हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ताई म्हणाली, ताई मतलब कि बड़ी बहन ने जो तो कहा। और उसके बाद में अब बड़ी बहन ने क्या कहा, आज अजिंक्य किती छान बोलला। तो ये उसके कहे हुए जुमले थे। तो ये जुमलों के यहाँ पर और ये यहाँ पर आप लोगों का डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कि दुहेरी अवतरण चिन्ह जो है तो इस्तेमाल किया जाएगा। अगला देख लीजिए, धाकट्या भावाला राज्य स्तरीय
निबंध स्पर्धेचे पहिले पारितोषिक मिळाले त्याला लिहिलेले पत्र कोणत्या प्रकाराचे असते या असेल। यहाँ पर ये कहा गया है कि धाकट्या भावाला मतलब कि छोटे भाई को जो है तो राज्य स्तर पे स्टेट लेवल का जो निबंध स्पर्धा है, एक मिनट हाँ, तो स्टेट लेवल की जो निबंध स्पर्धा ऐसे कंपटीशन उसके अंदर जो तो पहले मतलब कि फर्स्ट प्राइज़ जो तो उसको मिला है, तो इसके लिए कौन सा निबंध जो तो लिखा जाएगा। याद रख लीजिए पत्र के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है, औपचारिक पत्र जिसे हम लोग ऑफिशियल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक पत्र जिसे हम लोग घरगुती या घरेलू पत्र जो तो कहते हैं। दोनों को पहचानने की निशानियां हैं, मैं आप लोग को दोनों ही बतला देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, औपचारिक पत्र को पहचानने की निशानियां हैं कि उसमें आप लोगों को मांगनी, विनंती और तकरार आप लोग को जो तो देखने को मिलेगी। ये शब्द अगर आए आप लोगों के तो ये आप लोग का औपचारिक पत्र है। और जिसमें आप लोगों को अभिनंदन अगर रहा तो ये आप लोग का अनौपचारिक पत्र है। और अभिनंदन वाला पत्र जो तो हम लोग घर के किसी मेंबर को जो तो लिखते हैं। असल में घर के मेंबर को भी नहीं, हम लोग देखा जाए तो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे परिवार या फिर हमारे पड़ोसियों को जो तो हम लोग ये पत्र जो तो लिखते हैं। तो यहाँ पर अभिनंदन पत्र जो तो इसका जवाब सही होगा, यानी हमारे छोटे भाई को जो तो हम लोग अभिनंदन का लफ्ज़ी मानी अगर देखा जाए तो मुबारकबाद होता है। ठीक, मुबारकबाद वाला पत्र जो तो होता है। और ये पत्र भाई को जो है तो पहला पारितोषिक या पहला जो तो निबंध ऐसे में उसको जो तो कंपटीशन में फर्स्ट आने पर जो तो उसको ये पत्र ये अवार्ड जो तो उसको दिया जाएगा या ये पत्र जो तो उसको लिखा जाएगा। अवार्ड नहीं, ये पत्र जो तो उसको लिखा जाएगा। खैर, अगला सवाल देख लीजिए 38। कोणत्याही प्रश्नाचे लगेच उत्तरे देणारा या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द कोणता। देख लीजिए आप लोग कि किसी भी सवाल का लगेज का मतलब होता है फ़ौरन जवाब देने वाला, उसे जो तो क्या कहा जाता है। पहला है हज़र जवाबी, हाँ ये तो होगा भाई। दूसरा है चावड़, नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरा है तोंडाड़, ये भी नहीं होगा। और चौथा है आप लोगों का शब्द प्रभु, ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर हज़र जवाबी यही हमारा जवाब जो है तो सही होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ जाते हैं। गाइस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए आगे जो तो बढ़ रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, होने दीजिए, लेकिन वीडियो का पूरा स्पष्टीकरण आप लोग को जो तो मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। लेखक भालचंद्र नेमाळे यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार केव्हा प्राप्त झाला। याद रख लीजिए 39 क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग का 39 का, तो वो आंसर है आप लोग का 6 फरवरी 2015। यानी जो भालचंद नेमाळे थे, इनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वो केव्हा मतलब कि कब दिया गया था, तो 6 फरवरी 2015 को जो तो इनको दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए क्या कहता है। पंजाबातील घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष कोण होते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही जवाब अगर आप लोग देखें, मैं आपको डायरेक्ट सही जवाब बतला देता हूँ। डॉक्टर सदानंद मोरे ऑप्शन था उसका पहला, फूग शिंदे, दूसरा था नागनाथ कोत्तापल्ले, तीसरा था डॉक्टर सदानंद मोरे और चौथा था मंगेश पाड़गांवकर। तो ये उसके जवाब गलत है, उसका डायरेक्टली जवाब सही है डॉक्टर सदानंद मोरे। ठीक, आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 41वां के सभा या शब्दाचे लिंग कोणते। याद रख लीजिए मराठी एक वाहिद लैंग्वेज ऐसी है जिसमें लिंग 3 है। पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। ठीक, खैर यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊँ आप लोग को, तो इसका ये जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। सभा का जो लिंग है वो कौन सा है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग भी नहीं है, नपुंसकलिंग भी नहीं है और ये उभयलिंग तो होता ही नहीं है। ये 3 ही लिंग होते हैं मराठी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। चूँकि प्रश्न के ऑप्शन 4 देने होते हैं इसलिए इसको जो तो लाया गया है। ये तो है ही नहीं, कतई नहीं है। ये 3 में से हो सकते थे जिसमें से 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 इसका जो तो जवाब सही है। अब आगे देख लीजिए आप लोग सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 कहता है कि तुम्ही स्वतःला काय समजता यातील अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार कोणता। यानी यहाँ पर ये जो अधोरेखित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, ये तुम्ही स्वतःला,
इसको जो है तो कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। देखिए सर्वनाम क्या है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। सर्वनाम का मतलब होता है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी स्थान के जगह पर, नाम की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होता है, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम के भी प्रकार है। सर्वनाम में अगर आप लोग देखें तुम्ही, तो तुम्ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी पर्सन के लिए, तो पर्सन के लिए पहला शब्द आ गया है पुरुष। स्वताला, स्वताला का मतलब होता है खुद के लिए, तो आत्मवाचक, आत्मवाचक मतलब के खुद के लिए, तो यहाँ पर हम लोग का पहला ही जवाब सही हो गया। ठीक, दूसरे भी देख लेते हैं हम लोग। दर्शक वो पुरुषवाचक, गलत। तीसरा है प्रश्नवाचक, प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया है, प्रश्न का था लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा। तीसरा संबंधित सामान्य सर्वनाम, ये भी नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होता है वो जवाब नंबर 1 सही होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम या पुरुष वो आत्मवाचक सर्वनाम जो तो ये रहेगा। सवाल नंबर 47 देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। टवटवीत शब्दाचा अचूक विरुद्धार्थी शब्द कोणता। टवटवीत, टवटवीत का विरुद्धार्थी शब्द पूछा गया। विरुद्धार्थी, विरुद्धार्थी का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। ठीक, जिद, तो विरुद्धार्थी का अपोजिट वर्ड अगर टवटवीत देखे तो टवटवीत का मतलब होता है ताज़ा, और इसका विरुद्धार्थी शब्द अगर देखे तो मलूल। मलूल का मतलब होता है मुरझाया हुआ, सतेज भी नहीं, निसंदेह भी नहीं और कोरडे भी नहीं। यहाँ पे इसका सही जवाब है मलूल। ठीक, अगला वाक्य देख लीजिए आप लोग। अगला वाक्य है आप लोग का, एक वाक्य दिया गया है, आता थोड्याच वेळात कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। इसमें यातली वाक्यातील चूक ओळखून दुरुस्त करा। यानी इस वाक्य में ये जो वाक्य आप लोग को दिया गया है, ये वाक्य में आप लोग को क्या करना है कि आपको गलती बताकर उसको सही करनी है। ठीक, आइए देख ले पहले। पहला दिया गया है शुरू करूया। ठीक, उसके बाद में शुरू करूँ या, तो ये तो सही है, यानी ये हम लोगों का, सॉरी ये तो गलत है, ये तो हम लोग को बतलाना ही नहीं है। उसके बाद में कार्यक्रमाला, कार्यक्रम, हाँ यहाँ पर ये जो कार्यक्रमाला है ये नहीं आएगा बल्कि कार्यक्रम आएगा, मतलब आता थोड्याच वेळात कार्यक्रम शुरू करूया, तो ये सही है। यहाँ पर ये गलत आया है और हम लोग को यही कहा गया है कि जो गलत है उसको पहचान के लिखना है। वेळात, वेळेत, ये भी सही है। उसके बाद में वाक्यातील कोणतीही चूक नाही, ये तो हटा दीजिए आप लोग। यानी यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का जो तो सही होता है कि इसमें जो है तो ये जो शब्द दिया गया है आप लोग का, ये कार्यक्रमाला, तो कार्यक्रमाला नहीं सिर्फ कार्यक्रम जो तो शब्द आएगा वहाँ पर, यानी वाक्य कुछ ऐसा बनेगा, आता थोड्याच वेळात कार्यक्रम सुरू करूया, ऐसा रहेगा। कार्यक्रमाला सुरू करूया नहीं है, मतलब कार्यक्रम शुरू करूया, इस तरीके का वाक्य जो तो आएगा। अब अगला देख लीजिए आप लोग 59, साखरवाडी या शब्दात खालीलपैकी कोणता शब्द नाही। याद रख लीजिए, साखरवाडी या शब्दातील कोणता शब्द नाही, मतलब नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे साखर तो इससे बन रहा है, तो ये जवाब नहीं होगा। कौन सा शब्द नहीं, मतलब कौन सा शब्द नहीं बन रहा है ये बताया गया है। ठीक, उसके बाद में सार देख लीजिए, सा ले लीजिए इसमें, और आखिरी के ऊपर ये जो र है वो ले लीजिए, तो सार भी बन गया। ठीक, उसके बाद में ये साड़ी, पहला स लीजिए और आखिरी का ड़ लीजिए, तो साड़ी भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर वड़ी, वड़ी क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि वो को काना है, वाड़ी है। ठीक, तो वड़ी नहीं बनेगा, और इसमें जो शब्द नहीं बनने वाला है वही हमसे जो तो पूछा गया है, इसलिए वड़ी शब्द जो तो हम लोगों का सही रहेगा। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 50, धूम ठोकणे या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ कोणता। धूम ठोकणे, याद रख लीजिए, वाक्प्रचार क्या होता है, वाक्प्रचार होता है एक ऐसा शब्द होता है जिसका हिडन मीनिंग होता है, जिसके छुपे हुए मानी होते हैं। अक्सर बेशतर हम लोग उर्दू में या हिंदी में इसको जो तो कहावतें और मुहावरे कहते हैं, जिसका कोई एक छुपा हुआ मीनिंग होता है। तो धूम ठोकने का जो अर्थ होता है वो डायरेक्ट आप लोग को जो तो बतलाते चलो, तो वो आप लोग का वेगाने धावने का होता है। खूब मार देने भी नहीं, कपड़े धुलने भी नहीं, और धो दो वाहने भी नहीं होता है। इसका सही जवाब है वेगाने धावणे। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। पुढीलपैकी कोणते रूपे र चे नाही। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि र का कौन सा रूप नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सर्व,
सम्राट और राष्ट्र, इसमें ये पूरा रो नहीं आया है, ये आधे आधे रो आए हैं, और ये आधे आधे रो जो है तो इसमें से कोई भी रूप नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा जो जवाब सही होता है वो जवाब नंबर 4 होता है, या पैकी नाही, यानी इसमें कोई भी रूप जो है तो र का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट जवाब है आप लोगों का 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोग का, पुढील पैकी अचूक शब्द ओळखा। अचूक शब्द याद रख लीजिए, अचूक, अचूक का मतलब होता है सही शब्द। अब सही शब्द क्या है देख लीजिए आप लोग, पुनर्वसन, पूर्णवसन, पुनर्वसन और पुनर्वसन। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही जवाब है वो है पुनर्वसन। ये सही जवाब जो है तो आप लोगों का पुनर्वसन जो है तो सही होता है। ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है, ये तो संधि का विच्छेद कर दिया गया है, तो ये तो कतई नहीं होगा। ठीक, अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 53 का, पुढीलपैकी कोणत्या गटातील या गटातील शब्द क्रियाविशेषण या शब्द जातीतला आहे, यानी नीचे कौन सा शब्द जो है तो क्रिया विशेषण अव्यय। देख लीजिए आप लोग, मैंने आप लोग को क्रिया विशेषण अव्यय इसके पहले ही जो तो वीडियो में जो तो करवाया हूँ, उसकी भी आपको लिंक जो तो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग जो तो इंशाल्लाह उसको भी आपने देख लेना। खैर, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अरेरे, यहाँ पर अगर आप लोग अरेरे देखें तो ये अरेरे आप लोग का केवल प्रयोगी अव्यय है, तो ये तो होगा भी नहीं बिल्कुल। परंतु आप लोग का उभयान्वयी अव्यय है। अरेरे कब होता है, जब हम लोग कभी मतलब केवल प्रयोगी अव्यय कब होता है, केवल प्रयोगी अव्यय मतलब कि जिस वाक्य में हम लोग हैरत, नफरत, अफसोस, पछतावा, खुशी, गम ऐसे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, वो हम लोग का केवल प्रयोगी अव्यय, और इसमें अरेरे, शाबाश वगैरह जो तो आते हैं। परंतु जब हम लोग किसी दो शब्दों को या किसी दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो तब हम लोग किंतु, परंतु, म्हणून ऐसे शब्द जो तो इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम लोगों का उभयान्वयी अव्यय होता है। तो ये भी हम लोग का जवाब नहीं है, हम लोगों से क्रिया विशेषण अव्यय जो तो पूछा गया है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग देखें चौथा, तो चौथे में अंदर करिता और साठी, ये आप लोग का शब्द योगी अव्यय है, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जुड़कर आते हैं, उसे जो है तो क्या कहते हैं, केवल उसे जो है तो शब्द योगी अव्यय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और आता, इकडे, तिकडे, ये जो शब्द है आप लोगों के, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। मतलब तू आता आली, मतलब तुम अभी आई, तो आई ये काम है, लेकिन आता ये जो है तो काम की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का क्रिया विशेषण अव्यय जो तो होगा। यहाँ पर आप लोग का सही जवाब जो होता है वो जवाब नंबर 3 होता है, आता और इकडे, ये आप लोग का क्रिया विशेषण अव्यय है। मैंने गाइज आप लोग को कहा था कि पूरा डिटेल में आप लोग को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, यहाँ पर पुढीलपैकी धातु साधित विशेषण कोणते। धातु साधित के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, इसका जवाब फळे भाजी गलत, वाहती नदी ये है। उसके बाद में थोड़ी पुस्तकें भी नहीं है, और जो चौथा ऑप्शन है वो भी आपका नहीं है, यानी यहाँ पर वाहती नदी जो तो इसका ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए आप लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 55, पुढीलपैकी कोणता वाक्यातील क्रियापद सकर्मक आहे। याद रख लीजिए, अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पहले आप लोग सकर्मक क्रिया की डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो वाक्यातील क्रियापद अर्थपूर्ण होण्यास जेव्हा कर्माची जरुरी लागते त्याला सकर्मक क्रियापद असे म्हणतात। म्हणजे करतो हे सकर्मक क्रिया है, यानी जिसमें भी करतो, गातो, खातो, पीतो, ये जितने भी होते हैं ये सकर्मक क्रियापद जो तो हमारे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका सीधे सीधे जवाब नंबर 1 जो तो सही होता है, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं और 4 भी नहीं। ठीक, पाचवा है 56 है आप लोग का, मराठीतील आद्य गद्य ग्रंथ कोणता। देखिए आद्य गद्य ग्रंथ कोणता, यहाँ पर एक गद्य ग्रंथ यानी कि एक किताब का नाम पूछा गया है, आद्य गद्य। सीधे सीधे जवाब बता दूँ, फिक्स जवाब इसका विवेक सिंधु भी नहीं, ज्ञानेश्वरी भी नहीं, या पैकी भी नहीं, इसका लीला चरित्र जो है तो इसका जवाब सही है। ठीक, अगला सवाल आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 में आप लोगों को कहा गया है पुढीलपैकी पूर्ण वर्तमान काळाचे वाक्य कोणते। मैंने काळ और काळ के प्रकार का भी जो तो वीडियो बना दिया हो। इस वीडियो की लिंक में आप लोगों को जितने भी मराठी की वीडियोज़ है उसकी लिंक में जो तो शेयर
कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मधुन लाडू खाल्ला असेल, सॉरी मधुने लाडू खाल्ला असेल, ये हम लोगों का भविष्य काल है। जिसके अंत में ल आ जाए वो भविष्य काल होता है, तो ये जवाब तो है ही नहीं, हम लोग को पूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। उसके बाद में मधु ने लाडू खाल्ला होता, देखिए जिसके अंत में होता होती होते आ जाए वो हम लोग का कौन सा काल होता है, वो हम लोगों का भूतकाल होता है, और हम लोग को वर्तमान काल पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 भी कट गया और ऑप्शन नंबर 2 भी हम लोग का जो तो कट गया। हम लोग को पूर्ण वर्तमान काल देखना है। यहाँ पर मधु लाडू खातो, ये वर्तमान काल है लेकिन सामान्य वर्तमान काल है, और हम लोग को यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल पूछा जा रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल की निशानी क्या है कि जिसके अंत में आप लोगों को आहे देखने को मिले और उसके पहले आप लोगों को ल देखने को मिले, तो आप लोगों का ल ला ली ले लो ल्या, यानी इस तरीके का ल प्लस आहे, ला प्लस आहे, ली प्लस आहे, ले प्लस आहे, लो प्लस आहे, ल्या प्लस आहे, ये देखने को मिले आप लोग का, तो ये आप लोग का पूर्ण वर्तमान काल होता है। और इसी के साथ साथ अगर त प्लस आहे अगर देखने को मिला तो वो आप लोगों का क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा। त प्लस आहे अपूर्ण और ल प्लस आहे पूर्ण, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों का जो जवाब नंबर 4 है ये हम लोगों का कौन सा है, ये हम लोगों का सही जवाब है अपूर्ण, सॉरी पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर ये भी वर्तमान काल ही है लेकिन ये सामान्य है, आप लोग को बता दिया हूँ, वीडियो की लिंक आप लोग को ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक, आगे देख लीजिए। आगे कहते हैं भुजक प्रायत वृत्तातील गण कोणते। ठीक, सीधे सीधे जवाब बता दूँ, ये आप लोग का जो तो भुजक है। ठीक, अगला देख लीजिए। संत म्हणती सप्तपदे सहावे से सखी साधुशी घडते, या ओळीतील अलंकार कोणता। अलंकार, इसमें याद रख लीजिए अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जब एक पंक्ति में शायर एक जैसे शब्दों को या एक जैसे अक्षरों को अगर यूज़ करता है बार बार तो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुप्रास कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पर संत के अंदर स, ये सप्त के अंदर स, ये सहवास के अंदर स, ये सख्य के अंदर स, ये साधुशी के अंदर स, यानी एक ही वर्ण को ये स का इस्तेमाल उसने जो तो बार बार किया है, और इसे क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार जो तो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो तो हम लोग का क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार जो तो होता है। आखिरी क्वेश्चन की ओर, पुटिल पैकी ओष्ठ्य वर्ण कोणता। देखिए ओष्ठ्य, ओष्ठ्य का मतलब होता है होठों के जरिए से कहा जाने वाला। ठीक, होठों के, एक मिनट, होठों के जरिए से अदा किया जाने वाला ओष्ठ्य। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, अब ये वर्णों को हम लोग उच्चार करके देखिए कौन से वर्ण पर या कौन से हमारे व्यंजन के ऊपर जो तो अगर हम लोग देखें तो होठों का इस्तेमाल होगा। तो भ जब हम लोग कहते हैं तो दोनों होठ जो तो मिल जाते हैं, तो ये तो है। ल कहते हैं तो होठ नहीं मिलते, मतलब नहीं है। श में भी नहीं मिलते हैं, और आखिरी आता है ह, तो हो में भी नहीं मिलते, यानी हमारा जवाब जो तो भ, ये वर्ण जो तो सही है। गाइज मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। ये रही हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर की पूरी आंसर की उत्तर सूची। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसके बाद मैं आप लोग को उर्दू का यही पेपर जो तो सॉल्व कराने वाला हूँ 2021 का उर्दू सेक्शन, और इसके साथ साथ जो तो मैं आप लोग को EWS भी जो तो EWS कह रहा हूँ, EVS भी जो तो मैं करवाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।